नमस्कार, खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार का मकड़जाल इस कदर फैल चुका है कि अब चंद पैसों की खातिर लोग इंसान की जान की परवाह भी नहीं करते। लखनऊ में जमींदोज हुई अलाया बिल्डिंग इसी का नतीजा है, जहां बिना नक्शा पास करवाए बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया। 9 इंच के पिलर पर 5 मंजिल की इमारत खड़ी कर दी गई थी और बेसमेंट में खुदाई का काम चल रहा था। आखिर जब भी ऐसी घटना होती है, सवाल उठते हैं, कुछ कार्रवाई होती है और फिर वही ढर्रा चलने लगता है। कल रात लखनऊ में गिरी अलाया बिल्डिंग समाजवादी पार्टी के विधायक के बेटे के नाम पर थी और इसका निर्माण यजदान बिल्डर ने करवाया था, जो पहले ही अवैध निर्माण के लिए बदनाम है। अवैध मकान मुश्किल में जान, इस पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। आपको बता दें, लखनऊ हादसे पर 20 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और हादसे में अभी तक 2 महिलाओं की मौत हो गई है, तो मलबे में दबे एक शख्स का रेस्क्यू अभी भी जारी है। एसपी नेता की मां और पत्नी का हादसे में निधन हो गया है। अभी तक 14 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। 2 लोगों की मौत हो गई है, एक शख्स अभी भी मलबे में दबा है, ऐसा बताया जा रहा है। तो मलबे में दबे हुए एक शख्स का रेस्क्यू किया जा रहा है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के एक नेता की मां और पत्नी का इस हादसे में निधन हो गया है और अभी तक 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। तो लखनऊ हादसे पर 20 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। हादसे में अभी तक 2 महिलाओं की मौत हो गई है। एसपी प्रवक्ता की मां और पत्नी का निधन हुआ है। आपको बता दें, मलबे में दबे एक शख्स का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो लखनऊ हादसे पर एसपी नेता अब्बास हैदर का बड़ा आरोप, सही ढंग से नहीं चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आए अधिकारी और नेता। इन्हीं अधिकारियों की मिलीभगत से यह इमारत बनी थी, ऐसा आरोप अब्बास हैदर ने लगाया है। तो सही ढंग से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ हादसे पर समाजवादी पार्टी के नेता अब्बास हैदर ने बड़ा आरोप लगाया है कि सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए नेता और अधिकारी आए थे और इन्हीं की मिलीभगत की वजह से यह बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर की मां और पत्नी के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता श्री अब्बास हैदर जी की माताजी बेगम हैदर जी और पत्नी उज़मा अब्बास का निधन अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे। शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं, भावभीनी श्रद्धांजलि। ये ट्वीट अखिलेश यादव के द्वारा किया गया है। तो राजधानी लखनऊ में मंगलवार की शाम खौफनाक हादसे में वजीर हसन रोड स्थित एक 5 मंजिला अपार्टमेंट ताश के पत्तों की तरह ढहकर मलबे में तब्दील हो गया। मंगलवार की रात करीब 7 बजे से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 15 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। इसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई है। कुछ देर पहले ही उनको रेस्क्यू करके अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। फिलहाल इस पूरे मामले में यजदान बिल्डर पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं हादसे की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। सीएम योगी के निर्देश पर एक कमेटी बनाई गई है और 1 हफ्ते में यह जांच रिपोर्ट सौंपेगी। आपको बता दें, 5 मंजिला इमारत में करीब 16 फ्लैट बने थे। इन सभी में परिवार रह रहे थे। तो ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। लगातार प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ जुटा हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन में और खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कल मौके पर पहुंचे थे। उनके साथ में ए.के. शर्मा भी पहुंचे थे और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी था। वही हमारे संवाददाता आलोक पांडे ने हादसे की जगह का टॉप व्यू दिखाया है, जहां से देखा जा सकता है कि कितने बड़े एरिया में ये बिल्डिंग बनी थी और कैसे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोगों के साथ पुलिस प्रशासन रेस्क्यू में जुटा है। ये हजरतगंज का वो इलाका है, वजीर हसन रोड, जहां पे हादसा हुआ है। लेकिन इससे पहले हम आपको 15 मंजिल की इमारत से एरियल व्यू दिखा रहे हैं कि इस पूरे इलाके को देखिए और साथ में वो बिल्डिंग का माहौल देखिए, इलाका देखिए, जहां पे ये पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हुई है। आसपास चारों तरफ बहुमंजिली इमारतें, लेकिन यही बिल्डिंग जो कि 4 मंजिल की थी, उसके ऊपर पेंट हाउस था। पूरी की पूरी बिल्डिंग का
ताश के पत्ते की तरह भरभरा के गिर गई। कल से रेस्क्यू चल रहा है और आप देखिए टॉप एंगल पूरे के पूरे जो हादसे की जगह है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीवीआईपी इलाके में आखिर इस बिल्डिंग ये कमजोर बिल्डिंग बनी कैसे, क्या लोग थे, किस तरह से, लगातार एलडीए और एलडीए के अधिकारियों पे सवाल तो उठते ही रहे हैं। लेकिन ये एक सवाल फिर एक भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, एक बिल्डर और एलडीए के मिले जुले उस रिश्ते का है जो भ्रष्टाचार को उजागर करता है, जिसमें कई जिंदगियां जा सकती थी। लेकिन सलाम है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और यूपी पुलिस और उनके जवानों की कि आखिर वो लगातार पिछले 16-17 घंटे से रेस्क्यू कर रहे हैं, लोग को जिंदा बचाया है। एक महिला की मौत हुई है, अभी भी रेस्क्यू काम जारी है और 2 से 3 महिलाएं और लोग इसके अंदर बताए जा रहे हैं जिनका रेस्क्यू चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो लखनऊ हादसे पर डीजीपी डीएस चौहान का कहना है कि रेस्क्यू लगातार जारी है, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और फंसे हुए लोगों के लिए रेस्क्यू लगातार चल रहा है। अभी तक हादसे में जो मौतें हुई हैं उनमें से एक बुजुर्ग महिला थी। एक और अपडेट आपको बता दें, जिनकी एक और महिला की मौत हुई अब से कुछ देर पहले। तो रेस्क्यू कार में मलबा बड़ी समस्या है, जांच के बाद ही हादसे के कारण को पता लगाया जा सकेगा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 12 टीमें रेस्क्यू में लगी हैं। तो जैसा आप लोग हमारे साथ लगातार हैं रात भर से, आप लोग देख रहे हैं कि इंटेंसिव रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। सुबह 5 बजे हम लोगों ने जो है 2 लोगों को बाखैरियत निकाला था बाहर जो है, भैया हाथ किसका आता है, और अस्पताल में उनकी इलाज चल रहा है, वो ठीक है। एक बेगम हैदर को फिर हम लोगों ने निकाला था, 85 साल की हैं, तो हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद में फिर उनकी डेथ हो गई है। उनके अंदर क्रश इंजरीज थी, क्योंकि जो जब बिल्डिंग गिरी है तो अंदर उनके ऊपर एक भारी वस्तु गिरी है जिसकी वजह से उनको चोट आई थी जो है। इसके अलावा जो अभी यहाँ पर वर्तमान में स्थिति है, तो एक जो ट्रैप्ड हमारी लेडी है तो उसका हमारा संपर्क हुआ है, बातचीत हुई है, परिजनों की भी बातचीत हुई है। तो उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम लोग पहले निकाल लें, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। आप जानते हैं कि पता नहीं चलता नीचे कितनी लेयर है, कि जैसे रात में जब हमने निकाला था तो 5 लेयर पार करने के बाद में तब निकाला था ये। तो अभी उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं और एक लेडी पीछे की तरफ भी बता रहे हैं, तो वहाँ भी अलग से ड्रिल किया जा रहा है, वहाँ भी कोशिश की जा रही है पहुँचने की। तो लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो अब तक जो कैजुअलिटी हुई है वो एक है हमारी आधिकारिक रूप से जो है। तो हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। डॉक्टर पीके अग्रवाल, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसके अलावा पवन हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। आलोक पांडे लखनऊ से हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। अविनाश सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़े, जो कि अस्पताल में मौजूद है जहां पर ये रेस्क्यू जहां करके ले जाया जा रहा है, उनको एडमिट करवाया गया है। अभिषेक शर्मा मेरठ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं इस वक्त अविनाश आपके पास आऊंगा। इस वक्त अस्पताल में क्या कुछ लोगों को जिनको एडमिट करवाया गया है, क्या अपडेट है, उनका कैसा स्वास्थ्य है, और कुछ लोगों के निधन की भी खबर सामने आई। बिल्कुल शुभम, देखिए एक ही परिवार की 2 महिलाओं का निधन हो चुका है और इन दोनों ही महिलाओं को आज ही रेस्क्यू करके लाया गया था, जिसमें से एक महिला को अब से थोड़ी देर पहले रेस्क्यू करके लाया गया। हालांकि इंजरी बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से यहाँ पर नहीं बचाया जा सका। वहीं एक बुजुर्ग महिला थी जिनकी उम्र करीब 70 साल थी और उनको तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले रेस्क्यू करके लाया गया था। हालांकि जब उनको यहाँ पर लाया गया तो थोड़ी स्थिति उनकी ठीक थी, लेकिन चूंकि सफोकेशन ज्यादा हो गया था और कई इंजरी भी थी जिसकी वजह से उनकी भी यहाँ पर डेथ हो गई। हालांकि एक डेड बॉडी को यहाँ से ले जाया गया है, लेकिन जो अगर हम घायलों की बात करें तो अभी भी 8 ऐसे लोग हैं जिनका इलाज कल से चल रहा है, जिसमें से एक महिला को आज सुबह में रेस्क्यू करके यहाँ पर एडमिट किया गया है, जिसकी स्थिति में काफी सुधार है। देखिए अगर बाकी के घायलों की बात करें तो 8 जो मरीज हैं, जो घायल मरीज हैं, उनकी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। हालांकि स्थिति जब कल उनको लाया गया था तो उनमें से कई ऐसे लोग थे जो काफी गंभीर रूप से घायल थे।
इंजरी बहुत ज्यादा थी, लेकिन चूंकि जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, जो तमाम घायल हैं उनको डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। तो कह सकते हैं कि जो 8 घायल मरीज हैं जिनको यहाँ पर एडमिट किया गया है रेस्क्यू के बाद, उनकी स्थिति में लगातार सुधार देखा जा रहा है। लेकिन जिन 2 महिलाओं को जो एक ही परिवार से थी, सास बहू थी, जो इस हादसे में बुरी तरीके से जख्मी हो गई थी, चूंकि देखिए सबसे अहम बात यह है कि जिन 2 महिलाओं को आज रेस्क्यू किया गया, तकरीबन 14 घंटे बाद एक महिला को रेस्क्यू किया गया और एक महिला को तकरीबन 15 से 16 घंटे बाद। तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुमंजिला इमारत का जो मलबा होता है उसके नीचे दबने के बाद चूंकि तमाम दिक्कतें होती हैं, इंजरी बहुत ज्यादा हो जाती है और सबसे बड़ी बात की ऑक्सीजन की भी कमी होती है। तो माना जा रहा है कि ज्यादा देर तक दबे होने की वजह से और जो इंजरी हुई थी, इंटरनल इंजरी हुई थी, उसकी वजह से उन दोनों महिलाओं की डेथ हो गई है, जो कि एक ही परिवार से थी। और इस वक्त जो बाकी के 8 घायल हैं उनका फिलहाल यहाँ पर इलाज। ठीक है, मैं वापस आऊंगा अविनाश आपके पास। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। हमारे साथ पवन, हमारे सहयोगी भी जुड़े हैं लखनऊ से। पवन, आपके पास आएंगे। एसपी नेता के परिवार में जो ये हादसा हुआ है, उनकी मां और पत्नी का निधन हुआ है। उसके अलावा अगर हम देखें, सपा नेता की तरफ से आरोप भी लगाए गए हैं कि जो रेस्क्यू अभियान चलाया गया है वो सही तरीके से नहीं चलाया गया है। जो नेता और अधिकारी वहां पर आए वो फोटो खिंचवाने के लिए सिर्फ आए। ये बहुत बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। हाँ, देखिए शुभम, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा जैसे जैसे। ठीक है, उनसे संपर्क टूटा है। पवन से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आलोक हमारे सहयोगी हमारे साथ बने। आलोक जी, मैं देख पा रहा था लगातार आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, वो तस्वीरें भी आपने दर्शकों तक पहुंचाई और जो सवाल मैंने पवन से लिया था मैं चाहूंगा आप उस पर जवाब दें। ये बहुत बड़ा आरोप सपा नेता की तरफ से लगाया गया है। बिल्कुल, देखिए जो समाजवादी पार्टी इस वक्त आरोप लगा रही है उसको समझा जा सकता है विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि इस ऑपरेशन को हम इसलिए भी सफल मान रहे हैं कि मैं यहाँ पे 15 मंजिल के बिल्डिंग से हूँ और मैं आपको अब दिखा रहा हूँ नीचे का हालात। सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि किस हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फोटो खींचना और सेल्फी खींचने के अलावा भी जो कुछ हो रहा है उसको देखने की जरूरत है। आप देखिए लगातार यहाँ पे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, यूपी पुलिस, फायर सर्विसेज सारी टीमें लगी हुई हैं और आप जहां पर देख रहे हैं सबसे ज्यादा भीड़ है, वहां बताया जा रहा है कि एक महिला नीचे है। उसको ड्रिल करने के साथ साथ देखिए लगातार एक नीचे आदमी झुक करके देखने और बात करने की कोशिश कर रहा है, संपर्क लगाने की कोशिश कर रहा है। हम कल रात से लेकर के अब तक ये 16-17 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के हो गए हैं। जिस तरीके से ये बिल्कुल घने इलाके में है, आप देखिए कि किस तरह से आसपास बहुमंजिली इमारतें हैं, उसके बीच में ये बिल्कुल ढह गया है। ऐसा यहाँ पे जैसे लोग कहते हैं कि जैसे किसी ने डायनामाइट लगाया और पूरी की पूरी बिल्डिंग एक के ऊपर एक पूरी ढह गई है। ऐसी स्थिति में कटर से काटना, पहले फ्लोर को काटना, दूसरे फ्लोर को काटना और ऐसे पे रेस्क्यू करना कितना टफ है। ये अलग बात है कि कौन सेल्फी खिंचा रहा है, कौन फोटो खिंचा रहा है। समाजवादी पार्टी ये आरोप प्रत्यारोप राजनीति निश्चित तौर पर उसका एक हिस्सा होगा, लेकिन यहाँ अभी हमारा पूरा फोकस जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे इन लोगों आलोक, ये जो तस्वीरें हैं आप अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलिएगा कि ये तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए, क्योंकि ये तस्वीरें शायद ही किसी ने दिखाई होंगी। जो रेस्क्यू की सीधी तस्वीरें इस वक्त न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है, एक अलग एंगल से इतनी ऊंचाई से हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मैं वापस आपके पास आऊंगा। डॉक्टर पीके अग्रवाल रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं हमारे साथ बने हुए हैं। पीके अग्रवाल साहब, मैं आपके पास आऊंगा। एक बड़ा आरोप ये भी लगाया गया सपा नेता की तरफ से, जैसा कि हम लगातार बात कर ही रहे हैं अपने सहयोगियों से। उनका यह कहना है कि अधिकारियों की मिलीभगत से, जो यहां पर फोटो खिंचवाने आए, इनकी मिलीभगत से ही, इन नेताओं की मिलीभगत से ही इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। ये आरोप उन्होंने लगाया है। आखिर कैसे याजदान बिल्डर, जिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, ये नक्शे कैसे पास हो जाते हैं, कैसे बिल्डिंग का निर्माण हो जाता है? हाँ, देखिए, जो याजदान बिल्डर्स की जो बिल्डिंगें हैं उनकी सबकी इंक्वायरी होना चाहिए और ये बिल्डिंग का तो नक्शा पास ही नहीं हुआ था। तो सर्वप्रथम ये जरूरी है कि इसके जो मालिक हैं बिल्डिंग के, मोहम्मद तारिफ और नवाजी शहीद, उनको गिरफ्तार होना चाहिए और लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से जो इन्फोर्समेंट विंग के हेड हैं उनको फौरन सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि ये उनका दायित्व था कि ऐसी बिल्डिंग जो अवैध बिल्डिंग हैं उनको देखें कि क्यों अवैध है और उनमें क्या कमियां हैं। और जो बेसमेंट बना रहे हैं, जब उसकी बेसमेंट बनाने की तैयारी हो रही तब पुलिस में भी वहां लोकल पुलिस को देखना चाहिए और जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के लोग हैं उनके उस स्थान पर भी लोग रहते हैं, उनका दायित्व होना चाहिए कि ऐसे कंस्ट्रक्शन को रोकें।
और अगर ये कंस्ट्रक्शन हो गया है तो ऐसे मामलों में कंप्रोमाइज ना करें। कई बार क्या होता है कि कंप्रोमाइज हो जाता है, लेकिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने बड़ा अच्छा काम किया है। उन्होंने एक लिस्ट मांगी है सभी इंजीनियर्स से कि ऐसे कितने अवैध बिल्डिंगें हैं लखनऊ में, और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, भयावह पिक्चर है कि 70% बिल्डिंगें अवैध हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं सोचता हूं कि जनता को जागरूक होना चाहिए। जो लोग ऐसी बिल्डिंग खड़े करते हैं उनके विरोध में ऐसा एक्शन होना चाहिए कि लोग ऐसी बिल्डिंगें खड़ा करने में डरें। और लेकिन अग्रवाल साहब, अब इससे पहले अगर हम देखें, जब तक कोई घटना नहीं होती तब तक ना प्रशासन चेतता है ना ही जनप्रतिनिधि चेतते हैं। लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ जाती है और उसके बाद एक्शन होता है। जैसे कि अभी होटल में आग लगने की खबर आई थी, उसके बाद ये पता चला था कि न कि उन्होंने फायर सिक्योरिटी के इंतजाम कर रखे थे, ना एनओसी ले रखी थी। जब घटना सामने आई उसके बाद एक्शन हुआ, तो क्या पहले से अधिकारियों को ये चीजें सुनिश्चित नहीं करनी चाहिए कि कौन सी चीजें गैर कानूनी तौर पर हो रही हैं या फिर पैसे देकर काम चलाया जा रहा है? नहीं, अधिकारियों का तो उन्होंने ऑलरेडी, जो इन्फोर्समेंट विंग है उनका तो एक काम ही है रोज को देखना। अगर वो नहीं देखते हैं तो उनकी जो लापरवाही है उनके विरोध में एक्शन होना चाहिए। अब वो उन्होंने लिस्ट भी मांगी है इंजीनियरों से, लेकिन लिस्ट आने में देरी हो गई। और लखनऊ में पूरे लखनऊ में ऐसी बिल्डिंगों को चिन्हित करना चाहिए, और ऐसा ना हो कि दूसरा हादसा भी हो जाए। जैसे दिल्ली में भी मैं देखा है, इतना कंजेस्टेड एरिया में ऐसी बिल्डिंगें आ रही हैं इल्लीगल, तो इनको रोकना चाहिए और इनको पहले से कार्रवाई। आशा यही है कि इस बारे में सरकार एक्शन लेगी और एक बड़ी कार्रवाई यहां पर होगी। अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा। मेरठ से हमारे सहयोगी बने हुए अभिषेक का जो विधायक हैं उनका फोन भी लगातार ऑफ जा रहा है, जैसे कि जानकारी मिल रही, क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए, शाहिद मंजूर उस वक्त लखनऊ में बताया जा रहे हैं जिस समय ये बिल्डिंग गिरी, और वो खुद ही खुदाई करा रहे थे। जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि वो उस समय उस बिल्डिंग परिसर में मौजूद थे और बिल्डिंग गिरते ही वहां से निकले हैं। 7:30 या 8 बजे की फ्लाइट लेकर वो दिल्ली रवाना हुए हैं। उनके बेटे नवाजिश को 11:30 बजे पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, एसओजी ने हिरासत में ले लिया था। सोर्सेज ने रात ही ये दावा कर दिया था और एक अज्ञात स्थान पर 2 घंटे तक पूछताछ हुई। लखनऊ को अपडेट किया गया। लखनऊ की ग्रीन सिग्नल के बाद 1:30-2 बजे एक पुलिस वैन में हमने वो तस्वीरें भेजी हैं, वो वीडियो भेजा है जो टीवी स्क्रीन पर हमने दिखाया भी है कि किस तरीके से नवाजिश को उस पुलिस वैन में बिठाकर लखनऊ रवाना कर दिया गया है। लखनऊ नवाजिश पहुंच चुका है, उसकी अरेस्टिंग पुलिस दिखा देगी लिखा पढ़ी के बाद। लेकिन इतना तय है कि अगर शाहिद मंजूर की मैं बात करूं, ये इस बार जो चुनाव विधानसभा के हुए हैं पिछले साल, उसमें किठौर से जीते हैं। इससे पुराने चुनाव में जब योगी आदित्यनाथ फर्स्ट टर्म में मुख्यमंत्री बने थे, ये भाजपा से चुनाव हारे थे। लेकिन 2012 में जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने तो भारी मतों से शाहिद मंजूर चुनाव जीते, कैबिनेट मंत्री बने, और कैबिनेट मंत्री बनने के बाद ये बड़े बिल्डर बन गए। मेरठ में तमाम ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनमें शाहिद मंजूर की सीधी सीधी पार्टनरशिप है। डायरेक्टली वो नहीं है तो उनके बेटे का नाम है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो यहां से आधे किलोमीटर की दूरी पर बेगम पुल पर एक कॉम्प्लेक्स शाहिद मंजूर ने दीपक कामरा नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर बनाया, जिसको कमिश्नर, उस समय के जो कमिश्नर थे, उन्होंने उसकी 2nd फ्लोर को अवैध पाया और वो उन 2nd फ्लोर की दुकानों की छतें तोड़ी गई। तो ऐसे में माना जा रहा है अभिषेक की जब कड़ियां जुड़ेंगी तो और भी खुलासे हो सकते हैं और भी जानकारी मिल सकती है शाहिद मंजूर से जुड़ी हुई। पवन, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि समय बहुत कम शेष रह गया है। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा, और जो कड़ियां खुल रही है, जो इसके पीछे का घटनाक्रम जो हुआ है, इसके पीछे जो लिंक्स सामने आ रहे हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के नेता के ही आ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे पहले मैं 3rd फ्लोर के निवासी थे इस बिल्डिंग में, शादाब हैं। क्या वजह रही, क्योंकि आप लगातार यहाँ पे रहते रहे हैं, तो मेन वजह आपके हिसाब से क्या लगता है? मेन वजह ये है, जो पार्किंग, जो ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग था, इसी को यहाँ पे 3 दिन से ये लोग हैमर ड्रिल से तोड़ रहे थे। लगातार 3 दिन हो गए थे तो उसे तोड़ रहे थे, तो उसी वजह से इन्होंने कॉलम के आसपास भी उसको तोड़ दिया था, फ्लोर को, जिस वजह से जो कॉलम ऑलरेडी कमजोर था उसके आसपास की जो फाउंडेशन है वो और कमजोर हो गई। और यहाँ पे कुछ टाइम से जो है ड्रेन इसके जो है चौको रखे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी भर जा रहा था इस वाले, इसी वजह से रिपेयर भी कर रहे थे। सो पानी भरने से ऑलरेडी फाउंडेशन वीक थी। आप लोग कितने लोग रह रहे थे और कहाँ थे उस वक्त? हम लोग 3 लोग इस बिल्डिंग में रहते हैं
एक फ्लोर में, थर्ड फ्लोर पे हम लोग रहते थे 303 अपार्टमेंट में। सो हम लोग को यहाँ पे 8-9 महीने से अभी हम लोग रह रहे थे। और क्या, तो हम लोग मतलब 8-9 महीने। उस वक्त कहाँ थे आप? उस वक्त हम लोग बाहर थे, हम लोग अपने कॉलेज में ही थे उस टाइम पे। हम लोग कॉलेज में प्रोफेसर हैं तीनों। ठीक है पवन, लगातार आप इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। डॉक्टर पीके अग्रवाल हमारे साथ जुड़े थे, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी। आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पवन, आलोक और अविनाश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बन रहे। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो अब जो अवैध मकान बनाया गया था, जिसकी वजह से लगातार लोगों की जान मुश्किल में पड़ी है, उसका रेस्क्यू लगातार जारी है। लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ यहां पर लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। हर एक अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचाता रहेगा। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी है।